हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि क्लास 8 के इतिहास सभी चैप्टर्स की सॉल्यूशन वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले के 3 अध्याय को कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। कंप्लीट सभी प्रश्नों के हल इसमें मिल जाएंगे आपको। कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। आपको वीडियो के एंड तक पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज को। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इससे पहले हमने कब, कहां और कैसे को कंप्लीट किया। सेकेंड चैप्टर भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना को कंप्लीट किया और तीसरा चैप्टर ग्रामीण जीवन और समाज को कंप्लीट किया। आज का हमारा टॉपिक है चौथा चैप्टर उपनिवेश एवं जनजातीय समाज। नेक्स्ट वीडियो में हम शिल्प एवं उद्योग को पढ़ेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये चैप्टर है फ्रेंड्स, उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज, तो इसके पहले हमने चैप्टर में पढ़ा फ्रेंड्स कि किस तरह से अंग्रेज़ों की सिर्फ और सिर्फ एक मंशा थी कि क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है, सिर्फ और सिर्फ लाभ अर्जित करना है और उनको मजबूत होना है। इसके अलावा उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था। भारत उनका क्या था, उपनिवेश था, जिससे उसको क्या सिर्फ और सिर्फ भारत का दोहन करना था, यहाँ के संसाधनों को ले जाकर के अपने आप को मजबूत करना था। तो इसी कारण से अंग्रेज़ों ने बहुत सारी नीतियों को अपनाया, बहुत सारा टैक्स वगैरह लगाया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। तो इसका प्रभाव फ्रेंड्स हमने देखा, किसानों को पड़ा, ज़मींदारों को पड़ा, गांव में रहने वाले लोगों पे इसका प्रभाव पड़ा और बहुत काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ा। सब लोग इससे अफेक्टेड हुए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सिर्फ और सिर्फ नीतियाँ क्यों बनाई, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही इंटेंशन था, प्रॉफिट प्रॉफिट और बस प्रॉफिट। तो इस तरह से वो अपनी नीतियों को बनाते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ कमा सके। तो भारत के सभी क्षेत्र में तो उनका प्रभाव पड़ ही रहा था। किसान वर्ग में पड़ा, ज़मींदारों में पड़ा, गांव तक में पड़ा। लेकिन फिर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि भारत के कई इलाकों में उनकी नीतियों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत के बारे में आपने जाना। तो इससे पहले हमने देखा फ्रेंड्स कि जहां उनका प्रभाव पड़ा, जो उनकी नीतियां खराब थी, तो उसके खिलाफ लोगों के मन में एक आक्रोश पैदा हुआ और फिर वो क्या करते हैं, संघर्ष की शुरुआत करते हैं, जो धीरे धीरे देखने को मिलता है। इस अध्याय में आप क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो उपनिवेशवाद तो था ही, साथ ही जनजातीय समाज। तो जो इनका नीति था फ्रेंड्स, वो गांव तक तो था ही, लेकिन अब ये क्या कर रहे थे, भारत के वनों में तथा पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समाज, जो आदिवासी समाज भी जिन्हें कहते हैं, जो लोग रहते हैं पहाड़ों पर और वनों में रहते हैं, उनके ऊपर भी इनका दबाव पड़ने लगा और उन्होंने नीतियों को बनाने लगे कि किस तरह से हम उनसे भी लाभ कमाएं। और उसके कारण जो प्रभाव पड़ा उन जनजातीय समाज पे, उसकी पूरी जानकारी आपको इस चैप्टर में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन है, मतलब इस चैप्टर में हम सभी इसके क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम उसको देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। आपको हेडिंग समझ में आ गया होगा, उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज की पूरा चैप्टर किसके बारे में है। तो आइए फ्रेंड्स, आप चैप्टर को पढ़ें, मज़ा आएगा चैप्टर को पढ़ने में, समझ में भी आएगा। तो हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो जैसे कि देखें आप फ्रेंड्स, तो ये है फ्रेंड्स पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प को चुने। तो पहला अगर सवाल देखिए, जनजातीय समाज के लोगों आम भाषा में क्या कहलाते थे। तो मैंने आपको फ्रेंड बताया फ्रेंड्स कि क्या कहलाते थे, आदिवासी समाज के लोग भी इनको कहा जाता था, तो आदिवासी हो जाएगा। अगला सवाल है, दिक्कू किसे कहा जाता था। क्वेश्चन है, दिक्कू किसे कहा जाता है, तो गैर आदिवासी को क्या कहते थे, दिक्कू कहते थे। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, गैर आदिवासी। तीसरा सवाल देखें तो बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे, तो छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र के निवासी थे, जो कि अभी झारखंड में आप कह सकते हैं कि झारखंड में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, गेंडालियों ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानून को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया। मतलब जो जनजातीय समाज में आंदोलन चल रहा था और साथ ही साथ गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, दोनों को क्या कर देते हैं, दोनों जुड़ जाता है, दोनों एक साथ काम करता है। तो गांधी जी के किस आंदोलन के साथ वो जुड़ जाता है, ये सवाल है। तो वो कौन सा कुछ आंदोलन था फ्रेंड, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं, झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना। तो आपको पता है फ्रेंड कि झारखंड बिहार के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना, और कब बना था, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो ये निम्नलिखित के जोड़े बनाए। तो मैच द फॉलोइंग है, तो जदुनांग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो जदुनांग हो जाएगा
जोलियांगरांग आंदोलन, तो ये हो जाएगा का अपना। दूसरा है बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा किससे रिलेट करता है, तो सिंह बोबा, तो बिरसा मुंडा सिंह बोबा, तो सिंह बोबा यहाँ पे खा हो जाएगा, ये का खा हो गया। कंद जाति, गा है कंद जाति, तो ये कहाँ से संबंधित है, तो उड़ीसा से संबंधित है गंध जाति, तो यहाँ गा लगा देंगे। टिकेंद्रजीत सिंह, टिकेंद्रजीत सिंह किससे संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित है, तो मणिपुर यहाँ घा कर देंगे। और जतरा भगत किससे संबंधित है, तो ताना भगत आंदोलन से संबंधित है, तो यहाँ अंगा कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। जदोनांग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जोलियांगरांग आंदोलन। बिरसा मुंडा तो सिंह बोबा, कंद जाति तो उड़ीसा, टिकेंद्रजीत सिंह तो मणिपुर, जतरा भगत तो ताना भगत आंदोलन। तो इस तरह से हमने देखा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया और साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी देख लिया हमने, मैच द फॉलोइंग भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो ये कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल हैं जो 8 सवाल या 10 सवाल दिया हुआ है। आइए फ्रेंड्स एक एक करके इनका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल फ्रेंड्स, 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता थी। तो जनजातीय समाज मतलब आदिवासी समाज, वैसे समाज जो जंगलों में रहते हों या पहाड़ों पर रहते हो, तो उनके लिए जंगल की क्या उपयोगिता है। तो जंगल की ये उपयोगिता है फ्रेंड्स कि वो उनका पूरा जीवन ही किसके ऊपर डिपेंड करता है, जंगल के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो आइए फ्रेंड्स इसको हम एक्सप्लेन करके लिखते हैं कि किस तरह से लिखेंगे। तो 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज पूर्णतः जंगल पर निर्भर था। वे जंगलों में व उसके आसपास रहते थे। उनके दैनिक उपयोग की अधिकांश ज़रूरतों की पूर्ति जंगलों से ही होती थी। वे जंगलों को साफ कर खेती योग्य ज़मीन तैयार करते थे, पशुपालन भी करते थे, जिनका चारा उन्हें जंगलों से ही मिल जाता था। आगे बात करते हैं तो उनके घर में भी जंगल की लकड़ियों के ही बने होते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जनजातीय समाज अपनी आजीविका व अस्तित्व के लिए पूर्णतः जंगल पर निर्भर थे, तो जंगल की उपयोगिता उनके सारे कामों के लिए थी। जंगलों का यहाँ पे आप कह सकते हैं, इस तरह कह सकते हैं, फलता जंगलों पर वह पूर्णतः निर्भर थे। तो इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं, फलता जंगलों पर पूर्णतः निर्भर थे। तो इस तरह से पहला सवाल हो गया फ्रेंड कि क्या उपयोगिता थी उनके लिए। अगला सवाल बात करते हैं हम, तो आदिवासी खेती के लिए किन तरीकों को अपनाते थे। तो आदिवासी जो थे, मतलब जो जनजातीय समाज के लोग थे, वो किस तरह के खेती के तरीकों को अपनाते थे। तो आइए देखते हैं। आदिवासियों की खेती का तरीका बिल्कुल अलग था। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी झूम खेती करते थे, झूम खेती की विधि अपनाते थे। इसके अंतर्गत वे किसी जंगल के भाग को काट छाट कर साफ करते थे। 2-3 वर्ष तक उस जगह पर खेती करने के बाद जब उस जगह की उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाती थी, तब वे किसी और स्थान पर यही प्रक्रिया को दोहराते थे। कुछ वर्षों तक परती छोड़ देने के बाद पहले की जगह वह वापस जंगल उग जाता था। इससे उनकी खेती का काम भी हो जाता था और जंगल को कोई नुकसान भी नहीं होता था। इस विधि को क्या कहते हैं हम, घुमंतु कृषि विधि के नाम से भी जाना जाता है, जिसको झूम खेती भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक पॉइंट है सर फ्रेंड्स, देखिए समझिए क्या है। मान लिया कि ये पूरा का पूरा ऑल ओवर जंगल है, ये पूरा जंगल है। तो ये आदिवासी समाज के लोग क्या करते थे, एक जगह यहाँ का पूरा जंगल को काट दिया, काट छाट के पेड़ को हटा दिया और यहाँ पे खेतियाँ की। खेती करने के बाद इस ज़मीन में जब तक उर्वरा शक्ति है तब तक वहाँ खेती की, और खेती करना 2-3 साल तक खेती किया। 2-3 साल खेती करने के बाद जब यहाँ की उर्वरा शक्ति मतलब ज़मीन की शक्ति खत्म हो गई, तो इसको छोड़ दिया और छोड़ने के बाद दूसरी जगह का जंगल साफ किया और यहाँ खेती करना शुरू किया। और 2-3 साल छोड़ने के पश्चात यहाँ पे क्या हो जाता, फिर से दोबारा से पेड़ सब उग जाता था, तो उर्वरा शक्ति इसकी वापस लौट जाती थी ज़मीन की। तो इस तरह से जंगल को भी नुकसान नहीं होता था और आदिवासी लोगों का काम भी हो जाता था। तो इसको हम क्या कहते हैं, घुमंतु कृषि की विधि कहते हैं या फिर झूम खेती कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे सवाल करते हैं, तीसरा सवाल, गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों के प्रति आदिवासियों का विरोध क्यों हुआ। तो अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा लगान प्राप्त करने के फेर में जंगलों तक भी पहुंच गए। उन्होंने आदिवासियों की उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया। आदिवासी मानते थे कि उनके पूर्वजों ने जंगल को साफ कर उसे खेती के लायक बनाया है, इसलिए ज़मीन के मालिक वे स्वयं हैं। इसके लिए उन्हें किसी को भी किसी तरह का लगान या कर देने की आवश्यकता नहीं है। जबकि अंग्रेज़ों ने नई लगान व्यवस्था के तहत उनके द्वारा जोती जाने वाली ज़मीनों को भी सरकार दस्तावेज में दर्ज कर लिया और उनके ऊपर भी अन्य किसानों की तरह सालाना लगान की राशि तय कर दी। मतलब आदिवासी को लगता था ये जो जंगल है इसको साफ करके हमने बनाया, मेरे पूर्वजों ने बनाया है, तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। जबकि अंग्रेजों ने लाभ कमाने के इससे क्या कर दिया, उसको सरकारी कागज दस्तावेज में उसको जोड़ दिया और इससे भी लगान वसूलना, टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। लगान की राशि चुकाने के लिए उनकी ज़मीनें नीलाम होने लगी, फिर महाजनों के कब्जे में जाने लगी। अब वे झूम खेती नहीं कर पाते थे क्योंकि वन संसाधन बना दिया गया था, मतलब वन के ऊपर भी उनका अधिकार हो गया था। आगे बात करते हैं, अलग अलग ज़मीनों पर खेती करने के लिए उनको आज़ादी भी नहीं रही। सरकारी कर्मचारियों के उन तक पहुंचने का भी उन पर बुरा असर हुआ।
कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ने से अब उनके क्षेत्रों में गैर आदिवासी सेठ, महाजन एवं सूदखोर का भी प्रवेश हुआ। ये महाजन व साहूकार हमेशा इस प्रयास में रहते थे कि किसी तरह उनकी ज़मीनों को हथियाया जाए और उन्हें बंधुआ मजदूर बनाया जाए। अतः गैर आदिवासियों एवं अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई शोषण व जुल्म की नीतियों के फलस्वरूप आदिवासियों का उनके प्रतिरोध हुआ और वे शस्त्र उठाने के लिए विवश हो गए, मतलब मजबूर हो गए शस्त्र उठाने के लिए, उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए, क्योंकि हर तरह से उनके ऊपर जुल्म किया गया, उनका पूरा जीवन छीन लिया गया, सब कुछ उनसे छीन लिया गया जो उनका मूल अधिकार था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, वन अधिनियम। वन अधिनियम ने आदिवासियों को किन किन अधिकारों से छीन लिया? तो देखा कि फ्रेंड्स, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, जंगलों को काटना शुरू किया। लाभ कमाने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की और पूरा जंगल को खत्म करने के कगार पे ला दिया। अब जब जंगल खत्म होने लगा तो अंग्रेजों को डर लगने लगा कि अब क्या करेंगे हम, जंगल को तो रहना ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या बनाया, वन अधिनियम बनाया। तो बहुत सारा रोक लगा दिया कि जंगलों की कटाई नहीं होगी, जो जंगल में कटाई करेंगे वो टैक्स वगैरह देंगे। तो जब जंगलों की कटाई नहीं होगी तो आदिवासी खेती कहाँ करेंगे, क्योंकि आदिवासी क्या करते थे, पूरे जंगल में से एक पार्ट चुन लेते थे, वहाँ जंगल काट के साफ करते थे और वहाँ खेती करते थे। तो इस तरह की पद्धति अपनाते थे। और जैसे वन अधिनियम बन गया तो वो काट नहीं सकते थे। तो अब देखिए क्या होता है, तेजी से खत्म होते जंगल की समस्या को हल करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सन 1864 में वन विभाग की स्थापना की एवं सन 1865 में वन अधिनियम भी बनाया। वन अधिनियम वन के लिए कानून। वन अधिनियम के तहत वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए तथा पुराने जंगलों को बचाने के लिए ढेरों नियम बनाए गए। इन सब का असर यह हुआ कि आम लोगों और गैर आदिवासियों को जंगल पर जो परंपरागत अधिकार था वह छीनने लगा। वे अब अपनी मर्जी से लकड़ी काटने, जानवर चराने, फल फूल इकट्ठा करने या शिकार करने के लिए जंगलों में नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि जंगलों में उनके प्रवेश को भी वर्जित कर दिया गया था। अभी तक अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आदिवासी काफ़ी कुछ जंगलों पर निर्भर थे, लेकिन अब उस पर अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये सब नुकसान था वन अधिनियम के बनने से, लेकिन ये कुछ फ़ायदा भी है, किसी चीज़ का प्रॉफिट होता है तो किसी का लॉस भी होता है। ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी समाज में असंतोष पैदा कर दिया। कैसे? तो आदिवासियों को, यह अगला सवाल है हमारा फ्रेंड्स, 5वां नंबर सवाल है, देखते हैं इसका जवाब। तो आदिवासियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरी का भी इनके इलाकों में आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का वास्तविक उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना तथा उनका धर्म परिवर्तन करना था। उन्होंने आदिवासी के धर्म एवं उनकी संस्कृति की आलोचना शुरू कर दिया और बहुत से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन भी कर डाला। ईसाई मिशनरी ने उन्हें यह प्रलोभन दिया कि वह सेठ, साहूकार एवं महाजनों से उनकी रक्षा करेगी, परंतु वास्तविकता कुछ और ही थी। ये मिशनरियां सेठ, साहूकार, जमींदार एवं बिचौलियों के साथ मिलकर आदिवासियों का खूब आर्थिक, शारीरिक शोषण करती थी। इन्हीं कारणों से आदिवासी समाज में ईसाई मिशनरियों के प्रति असंतोष पैदा हुआ। आखिरकार अंग्रेज एवं गैर आदिवासियों के खिलाफ जगह जगह पर अस्त्र शस्त्र उठा लिया। तो सब लोगों ने मिलकर क्या किया फ्रेंड्स, आदिवासियों का शोषण किया, हर तरह से शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, शारीरिक शोषण किया। मिशनरी आए तो उन्होंने भी शोषण ही किया, उनका भी मकसद था शोषण करना। आगे सवाल देखते हैं, छठा सवाल, बिरसा मुंडा कौन थे, उन्होंने जनजातीय समाज के लिए क्या किया? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर मंडल के तमार थानागढ़ अंतर्गत उलिहातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकंद में हुआ था। उसके पिता का नाम सुगना मुंडा एवं माता का नाम कदमी था। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। शुरू में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर उसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, पर बाद में ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर फिर मुंडा बन गया। उसके मन में अंग्रेजों एवं जमींदारों के प्रति आक्रोश की भावना ने ही मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। सन 1895 में बिरसा को उसके कुल देवता सिंह बोबा से एक नए धर्म में प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार उसने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बीड़ा उठा लिया। उसने अपने कई अनुयायियों के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और रांची के एक जेल में 2 जून 1900 को हैजा की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई, पर उसके द्वारा शुरू किया गया मुंडा विद्रोह जारी रहा। परिणाम स्वरूप अंत में मुंडा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को झुका दिया और उन्हें जनजातीय समाज को संरक्षण दिया व विशेष सुविधाएं भी दी। तो इस तरह से बिरसा मुंडा के बारे में हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा ने एक आंदोलन चलाया, मुंडा आंदोलन, जो कि अंग्रेजों को झुकाने में कामयाब रहा। अंग्रेज संथालों का शोषण किस तरह किया करते थे? तो अंग्रेज संथालों का हर प्रकार से शोषण किया करते थे। उन्होंने सबसे पहले तो नई लगान व्यवस्था के तहत उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया। फिर उन्हें लगान की भारी राशि चुकाने के लिए उनको असमर्थ बना दिया, उनकी ज़मीन को नीलाम कर दिया। आदिवासियों को उन्हें वन अधिनियम बनाकर जंगलों का उपयोग करने से वंचित कर दिया।
कभी जो स्वतंत्र और अपनी ज़मीन के मालिक थे, अंग्रेज़ों ने उन्हें बंधुआ मजदूर बनने की राह पर डाल दिया और उन्हें उनकी ज़मीन से और जंगलों से बेदखल कर दिया। अंग्रेज़ों ने संथाल का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से क्या किया, शोषण किया था। तो यहाँ पर हमने 7 सवाल कंप्लीट किया फ्रेंड्स। 8वां सवाल देखते हैं, जदोनांग कौन था, उसकी उपलब्धियों के विषय में बताइए। तो उत्तर पूर्व भारत में मणिपुर में जेमई, लियांगमेई और रांगमेई नामक नागा जनजाति की बहुलता थी। जादोनांग रांगमेई जनजाति का नेता था। उसके नेतृत्व में 1920 में जनजातीय लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उपरोक्त 3 जनजातियों के नाम पर इस आंदोलन को जोलियारांग आंदोलन का नाम दिया गया। तो 3 जनजाति फ्रेंड्स, जेमई, लियांगमेई और रांगमेई, तो तीनों जनजातीय आंदोलन ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया और विद्रोह करने के बाद इन तीनों का नाम मिला दिया गया और मिलाने के बाद क्या नाम रख दिया, जेलियारांग। तो जे यहाँ से लिया गया, लिया यहाँ से लिया गया और रांग यहाँ से लिया गया, तो जेलियारांग आंदोलन का नाम दिया गया। तो जदोनांग ने सर्वप्रथम इन 3 जनजातियों में से एकता स्थापित कर अंग्रेज़ों एवं गैर आदिवासियों को बाहर खदेड़ने का एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाया कि तीनों मिलकर हम क्या करेंगे, अंग्रेज़ों को खदेड़ के भगा देंगे। खास बात यह थी कि इनका आंदोलन आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलन के साथ जुड़ गया। तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। आगे बढ़ते हैं, 9वां सवाल देखते हैं। तो ये हमारा 9वां सवाल, जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। तो जदोनांग के 13 वर्षीय चचेरी बहन गिंड्याल्यू ने अपने भाई की भूमिगत योजना के तहत नागा राज्य की स्थापना के प्रयास में उसका सक्रिय साथ दिया। एक हत्या के मामले में जब जदोनांग को फंसाकर अंग्रेज़ों ने 29 अगस्त 1929 को उसे फांसी चढ़ा दिया तो गिंड्याल्यू ने इस आंदोलन को जारी रखा। 1932 में इस आंदोलन को दबाकर गिंड्याल्यू को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। सन 1947 में आज़ादी मिलने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। उसने अंग्रेज़ी सरकार के दमनकारी कानून के प्रति जनजातियों में अवज्ञा का भाव जगाया और इस प्रकार वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में की मुख्य धारा से अपने आंदोलन को जोड़ने में सफल रही। कई अन्य आदिवासी महिलाओं ने भी उपनिवेशवाद के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये महिलाएं सैनिक कार्रवाई करने से लेकर विद्रोह का नेतृत्व करने तक के कार्य में पुरुष का साथ देती थीं। राधा, हीरा, फूलो, झानो, बिरसा मुंडा के दोस्त या मुंडा की पत्नी मानी बुई, बेटी थीगी, नागी, लेम्बू तथा उसकी 2 बहुओं ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ गरासा, तलवार, कुल्हाड़ी, लाठी और लोहे के छड़ का प्रयोग किया। ताना भगत आंदोलन में भी जतरा भगत के बाद लिथो उड़ाव नाम की जनजातीय महिला ने नेतृत्व संभाला। गोंड जनजाति की महिला राजमोहिनी देवी ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध से 1950 के दशक के आरंभ तक आंदोलन का नेतृत्व संभाला। आदिवासी महिलाओं ने जनजातीय विद्रोह में जमकर मोर्चा संभाला था। तो इस तरह से महिलाओं का योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा जनजातीय आंदोलन में। आगे बात करते हैं इस सवाल का, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, जनजातीय समाज की महिलाओं का घरेलू उद्योग क्या था। तो जनजातीय समाज की महिलाएं घरों में चटाई बनाने, बुनाई करने एवं वस्त्र बनाने का काम करती थी। वे रेशम और लाख उद्योगों में भी अपने पुरुषों का पूरा साथ देती थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फ्रेंड्स इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो या फिर चैप्टर्स किसी इस पूरे बुक के किसी भी चैप्टर्स का सॉल्यूशन वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको और साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।